नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है करण सिंह यादव और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परमाणु, अणु और रसायन अंकगणित। अभी तक हमने परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है ये पढ़ा, कुछ मात्रक हमने पढ़े। उसके बाद में हमने परमाणु और किसी अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है वो हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ये सब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? मोलर द्रव्यमान इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। मोलर मतलब एक मोल। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। तो एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। ये पदार्थ आणविक अवस्था में भी हो सकता है, परमाणुविक अवस्था में भी हो सकता है, या फिर कहें आयनीय अवस्था में भी हो सकता है। तो तीनों के लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। एक मोल की परिभाषा हमने पढ़ी थी। एक मोल का क्या मतलब था? एक मोल का मतलब था कि जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मौलिक सत्ताएं हों। यानी कि किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मौलिक सत्ताएं होती हैं। मौलिक सत्ताएं क्या होती है? मौलिक मतलब मूल अवस्था में। अब वो परमाणुविक अवस्था में है तो परमाणुओं की संख्या इतनी होगी, आणविक अवस्था में है तो आयनों की संख्या इतनी होगी, या फिर कहें आयनीय अवस्था में है तो उसके आयनों की संख्या इतनी होगी। ये उसकी क्या कहलाती हैं? मौलिक सत्ताएं। तो एक एक करके हम देखते हैं इन सब का। तो सबसे पहले हम किसी तत्व के लिए क्या देखेंगे? मोलर द्रव्यमान। तत्व के लिए मोलर द्रव्यमान कैसे देखेंगे? हमने मोल की परिभाषा पढ़ी थी। मोल की परिभाषा क्या थी? मोल की परिभाषा के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन 12 का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। और ये 12, इसका क्या मतलब था? एक मोल की परिभाषा देखें तो एक मोल में 12 ग्राम में कितने परमाणु आ रहे थे? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु आ रहे थे। ये संख्या क्या है? ये हमने पढ़ा था, आवोगाद्रो स्थिरांक है, यानी कि एक मोल में इतनी सत्ताएं होती हैं। तो एक मोल, इसका मतलब एक मोल हुआ, और एक मोल का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। तो यानी कि कार्बन 12 का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 12 ग्राम पर मोल। ये हो गया कार्बन 12 का। ऐसे ही हम और भी परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान पढ़ते हैं। तो इसी के रेफरेंस हम कार्बन को लेकर हम क्या निकाल सकते हैं? बाकी सभी तत्वों का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो अन्य तत्वों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, हमने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकाला था, 16 आया था। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 ग्राम पर मोल। ऐसे हम किसी भी तत्व का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि तत्वों का मोलर द्रव्यमान निकालना है। इसके बाद में हम देखते हैं आणविक पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। आणविक यानी कि वो आणविक अवस्था में होगा जो भी पदार्थ है हमारे पास, तो उसमें एक से ज्यादा परमाणु होंगे। एक से ज्यादा परमाणु होंगे तो हम सभी परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान जो है वो लेकर उन सबको ऐड कर देंगे तो उस अणु का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। यही क्या होगा? उसका आणविक मोलर द्रव्यमान। यानी कि इतने अणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। ये संख्या क्या है? अवोगाद्रो स्थिरांक। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना हमें, तो H2O किससे मिलकर बना है? H2O में 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का। यानी कि 2 गुणा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान और उसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के परमाणु का मोलर द्रव्यमान। अब हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हम ज्ञात करके आए हैं पहले। तो 1 ग्राम पर मोल किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन, और 2 परमाणु है तो 2 से गुणा कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन का, यानी कि 16 ग्राम पर मोल। टोटल कितना आ जाएगा H2O का? 18 ग्राम पर मोल। तो ऐसे करके हम सभी अणुओं का क्या निकाल लेंगे? अणु द्रव्यमान निकाल लेंगे, मोलर अणु द्रव्यमान। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयनीय यौगिकों का मोलर द्रव्यमान, यानी कि इसमें आयनिक अवस्था में क्या होंगे? अणु होंगे। तो जो भी उनके आयन बनेंगे उन सब का मोलर द्रव्यमान लेकर हम उनको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान यानी कि उसके इतने अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? आयनिक यौगिक का
मोलर द्रव्यमान। फॉर एग्जांपल बात करें NaCl की, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? NaCl में कौन कौन से आयन है? एक Na+ है और एक Cl- यानी कि क्लोराइड आयन है। Na+ का सोडियम आयन का मोलर द्रव्यमान जो है वो लेकर हम किस में ऐड कर देंगे? क्लोराइड आयन के मोलर द्रव्यमान में। तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल हमें मिल जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, यानी कि इस आयनिक यौगिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। सोडियम का कितना था? 23 ग्राम पर मोल, ये हमने अलग से याद किया था। ऐसे ही क्लोराइड का भी हमने याद किया था, कितना था? 35.5 ग्राम पर मोल। टोटल कितना आया? 58.5 ग्राम पर मोल। ये किसका आ गया? NaCl का मोलर द्रव्यमान। ऐसे हम किसी भी आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या आपस में कैसे संबंधित है। हमने देखा कि एक मोल का द्रव्यमान फिक्स आ रहा है, वो क्या कहते हैं? उसको मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और मोल ये आपस में क्या हो गए? इंटर रिलेटेड हो गए। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। हम अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे मोल ज्ञात करने के लिए, जिसमें से पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई मोलों की संख्या बराबर क्या होगी? द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हैं हम उसका अणुभार या परमाणु भार। इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम निकाल लेंगे मोलों की संख्या। यहां पे भार किस में लेंगे? हम ग्राम में लेंगे। मोलर द्रव्यमान हम जिस भी अणु है या परमाणु है या फिर तत्व है, जो भी है आयनिक यौगिक है, उस सब का क्या ले लेंगे हम? मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे हम किस में? भार में। तो क्या मिल जाएगा हमें? मोलों की संख्या मिल जाएगी। ऐसे हमें ये मोल का एक सूत्र मिल गया है। दूसरा मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? Na क्या था? अवोगाद्रो स्थिरांक, जिसका मान हमें पता है 6.022 × 10⁻23। और n क्या है? इसमें परमाणु या अणुओं की संख्या। अगर परमाणु की अवस्था में है तो परमाणु की संख्या, आणविक अवस्था में है तो अणुओं की संख्या। तो n बराबर क्या हो गया बच्चों? कणों की संख्या। तो हमें दो फॉर्मूले अभी तक मिल गए हैं, इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं 3.05 ग्राम ताम्र यानी कि कॉपर। ताम्र परमाणुओं के कितने मोल होते हैं, यानी कि 3.05 ग्राम में ताम्र के कितने परमाणु होंगे, ये हमें निकालना है। और पहला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, क्योंकि ग्राम में भार हमें दे दिया है, इसका परमाणु भार हमने याद कर रखा है। तो ग्राम में भार में हम परमाणु भार का उसका भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? उसका मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या आ जाएगा? 3.05 ग्राम बटे इसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 63.5 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या मिल गया? इसमें भाग देने पर हमें मिला 0.048 मोल। क्या मिल गया हमें? 0.048 मोल। ये मोलों की संख्या मिल गई। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल Na के 10⁻21 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें हमने क्या दे दिया? परमाणुओं की संख्या दे दी। परमाणुओं की संख्या दे दी तो मोलों की संख्या से हमें निकाल सकते हैं, इससे मोलों की संख्या मोल आ जाएंगे। और उस मोल को हम क्या देख लेंगे? पहला, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 2, जिससे क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या मिल जाएगी। और पूछ क्या रहा है? मोलों की संख्या तो पूछ नहीं रहा, क्या पूछ रहा है? ये द्रव्यमान। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला भी है। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या हो गया? मोल बराबर हो गया था भार बटे अणुभार। तो ये द्रव्यमान ही तो निकालना है, द्रव्यमान बटे अणुभार था, द्रव्यमान निकालना है। मोलों की संख्या आ गई है और इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान हमें पता है। किसका? सोडियम का। सोडियम का हमने याद कर रखा है 23। तो इससे गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या। तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल बराबर परमाणु बटे Na यानी अवोगाद्रो स्थिरांक। तो परमाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है? 10⁻21 और Na क्या है? 6.022 × 10⁻23। इससे हमारा कितना आंसर आया? ये मोलों की संख्या आ गई 0.16 × 10⁻⁻2 मोल। अब इसको किससे गुणा कर देंगे? इसके अणु द्रव्यमान से या फिर मोलर द्रव्यमान से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। कितना आया? हमारे पास आंसर आता है 3.82 × 10⁻⁻2 ग्राम। ये हमें इसका द्रव्यमान मिल गया है। तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलर आयतन।
मोलर आयतन का मतलब एक मोल का आयतन, और ये जनरली हम देखते हैं गैसीय पदार्थों के लिए। ठीक है बच्चों, तो किसी पदार्थ के एक मोल का आयतन क्या कहलाएगा? मोलर आयतन। एक मोल का आयतन क्या कहलाएगा? मोलर आयतन। और ये मोलर आयतन जो है, आयतन को हम घनत्व से संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि हमें घनत्व का सूत्र पता है। घनत्व बराबर क्या आता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन आता है, m बट्टे v। द्रव्यमान बट्टे आयतन m बट्टे v। तो हम आयतन निकाल सकते हैं, आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टे घनत्व। और हम मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो कैसे संबंधित हो जाएगा मोलर आयतन? मोलर लगा देंगे आगे, तो मोलर आयतन बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान बट्टे उसका घनत्व। तो ये क्या आ जाएगा? हमें मोलर आयतन मिल जाएगा। अब किसी भी आदर्श गैस के लिए हम देखें तो आदर्श गैसों का आयतन मानक ताप और दाब पर लिया जाता है। सभी गैसों का आयतन जो है वो मानक ताप यानी कि STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर तो हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन, और दाब हुआ 1 बार। 273 केल्विन तो क्या हुआ? ताप, और दाब कितना हुआ? 1 बार। अब किसी भी आदर्श गैस के लिए बात करें तो किसी भी आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन आता है 22.7 लीटर। ये फिक्स है। और आदर्श गैस कौन सी होती हैं? आदर्श गैस वे होती हैं जिनके अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि कोई भी बल कार्यरत ना हो। ऐसे कोई पदार्थ हमें मिल सकते हैं, ऐसे पदार्थ नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, लेकिन आदर्श गैस के थोड़ा बहुत नजदीकी वो काम कर सकती है। तो एग्जैक्टली आदर्श गैस नहीं है तो हम वास्तविक गैसों के लिए मोलर आयतन क्या इतना ले सकते हैं? इतना एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत करीब होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यावहारिक रूप में हम सभी गैसों का मोलर आयतन कितना ले लेते हैं? 22.7 लीटर पर मोल। लीटर पर मोल मतलब 1 मोल में 22.7 लीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे हम क्या कर लेंगे, उसका मोलर आयतन ले लेंगे। अब यहां से भी हमें एक सूत्र मिल सकता है मोलों की संख्या निकालने का। कैसे मिलेगा? मोलों की संख्या क्या आ जाएगी? उस गैस का वॉल्यूम किसमें? लीटर में बट्टे 22.7। क्योंकि 1 मोल कैसे आया था? वॉल्यूम कितना लेते थे हम 1 मोल का? 22.7। तो 22.7 से 22.7 कट के क्या बन जाएगा? 1। तो 1 मोल की परिभाषा यही थी। तो ऐसे हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम इन लीटर बट्टे 22.7, जहां पे V क्या है? V STP पर गैस का आयतन है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो पहला उदाहरण लेते हैं हम। एक कार्बनिक यौगिक की दहन अभिक्रिया में, दहन का मतलब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, 2.5 मोल क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। STP पर इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन कैसे निकालेंगे? हमें मोलों की संख्या दी हुई है और 1 मोल का आयतन हमें पता है 22.7 लीटर होता है। तो 2.5 मोल का, उसको 2.5 से गुणा कर देंगे 22.7 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2.5 मोल का आयतन मिल जाएगा। तो STP पर 1 मोल का आयतन कितना है? 22.7। तो 2.5 मोल का आयतन कितना हो जाएगा? 22.7 इंटू 2.5 कितना आ गया? 56.75 लीटर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? CO2 का आयतन मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे एग्जांपल लिया इसने ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या हो गया? C6H12O6 के 90 ग्राम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी कि ग्लूकोज दिया, उसका द्रव्यमान दे दिया, अब पूछ रहा है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो हमें द्रव्यमान से तो कौन सा रिलेशन याद है? मोलों की संख्या वाला रिलेशन याद है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका मोलों की संख्या निकालेंगे, और 1 मोल में अणुओं की संख्या हमें पता है। तो जितने मोल आएंगे उसको किससे गुणा कर देंगे? Na से। तो क्या मिल जाएगा हमें? अणुओं की संख्या मिल जाएगी। लेकिन ये पूछा क्या है? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या का भी आपस में रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? कि इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं? भाई 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है, यानी कि 24 परमाणु एक अणु में है। तो जितने अणु आएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 24 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? टोटल इसके परमाणुओं की संख्या आ जाएगी।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या का सूत्र क्या था हमारे पास, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। तो सबसे पहले तो अणुभार निकालें। इसका अणुभार कैसे निकालते थे हम, अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान हम उसमें जोड़ देते थे। तो अणुभार कितना हो गया, इसका अणुभार हो गया 6। तो भाई कार्बन है तो 6 गुणा कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं भाई इसमें, 12 हाइड्रोजन है बच्चों। एक हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, उसमें और ऐड कर देंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, और एक ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 16 है। कितना है, 16 है। ये सोल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल। इसका क्या आ जाता है हमारे पास, मोलर द्रव्यमान। ये किसका आ गया, ग्लूकोज के अणु का मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो पहले मोल निकालें। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है बच्चों 90 ग्राम, और अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना आ रहा है, 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। कितना आया, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मोल। तो मोलों की संख्या आ गई। अब मोलों की संख्या से हम क्या निकाल लेंगे, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या को किससे गुणा कर देंगे, एक मोल में कितने अणु होते हैं, यानी कि Na अवोगाद्रो स्थिरांक से इसको गुणा कर देंगे। तो कितना आता है, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, मोल गुणा Na, यानी कि 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना आया हमारे पास, अणुओं की संख्या 3.011 इंटू 10⁻23 अणु हमारे पास आ गए हैं। और एक अणु में कितने परमाणु हैं, 24 परमाणु हैं। ये हमने देख लिया। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, उसको गुणा कर देंगे 24 से। तो कितना आया, 24 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। हमारे पास कुल मिला के कितने परमाणु आ गए, हमारे पास परमाणु आ गए 7.23 इंटू 10⁻24 परमाणु आ चुके हैं। तो ऐसे करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। हम जो भी हमसे पूछा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र एवं प्रतिशत संगठन। तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र, सबसे पहले हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का पूर्ण सरल अनुपात है। पूर्ण सरल अनुपात का मतलब भिन्न में नहीं होगा, पूर्णांक में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हम ले लेते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चों, C6H6। अब इसके एक अणु में कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो परमाणु का वास्तविक अनुपात अगर हम देखें, परमाणुओं का वास्तविक अनुपात, तो वास्तविक अनुपात बच्चों कितना आया, कार्बन तो कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे, किसी भी संख्या से भाग देकर उसको छोटी से छोटी सरल संख्या में बदलेंगे। तो सरल अनुपात क्या हो गया, 6 का अगर इसमें भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो सरल अनुपात कितना आ जाएगा, यहां पे 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा। तो ये परमाणुओं का सरल अनुपात है इसके एक अणु में। तो इससे मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा कि भाई कार्बन तो 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो ये इसका क्या बन गया, हमें मूलानुपाती सूत्र मिल गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल और लें, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2।
H2O2 में हाइड्रोजन कितने हैं? एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और 2 ही क्या है? ऑक्सीजन है। तो इनका वास्तविक परमाणुओं का अनुपात कितना है? 2:2। सरल अनुपात क्या करेंगे हम? इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1:1। तो मूलानुपाती सूत्र इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई? इससे हमें मूलानुपाती सूत्र मिल गया HO। यानी कि किसी भी अणु में परमाणुओं का सरलतम अनुपात उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब फिर अणु सूत्र क्या कहलाता है? अणु सूत्र यानी कि उसमें परमाणु का, एक अणु में परमाणुओं का वास्तविक जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? वो उसका अणु सूत्र कहलाएगा। तो अणु सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? किसी यौगिक का अणु सूत्र उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, अर्थात यह एक अणु का वास्तविक सूत्र होता है। जैसे हमने बात किया बेंजीन का अणु सूत्र कितना हो जाएगा? C6H6, क्योंकि उसके एक अणु में कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा? उसका अणु सूत्र हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम देखें अगर मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र आपस में संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी संख्या से भाग देकर क्या निकाल रहे हैं? हम उसका सरल अनुपात निकाल रहे हैं। तो यानी कि उस संख्या से हम वापस गुणा करें मूलानुपाती सूत्र को तो क्या निकल जाएगा? उसका अणु सूत्र निकल जाएगा। तो अणु सूत्र क्या हो गया बच्चों? अणु सूत्र हो गया n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब n क्या है? n क्या था? n क्या था? n वही संख्या है जिससे हम भाग दे रहे थे। और वो संख्या कैसे निकाल लेंगे बच्चों? वो संख्या निकाल लेंगे आणविक सूत्र में हम मूलानुपाती सूत्र का भाग देके, या फिर कहें हम आणविक द्रव्यमान में मूलानुपाती द्रव्यमान का भाग देकर हम क्या निकाल लेंगे? n का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? इसका n की संख्या, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में संबंधित कौन कौन? अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखें। तो जैसे हम इधर ले रहे हैं अमोनिया। अब अमोनिया का अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र है NH3। इसके परमाणुओं का वास्तविक अनुपात क्या है? 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, तो 1:3 हो गया। इनको सरल अनुपात में अगर देंगे तो सरल अनुपात यही है, किसी पूर्णांक में ये इससे छोटा नहीं होगा। तो यानी कि इसका सरल अनुपात भी क्या हुआ? 1:1। तो इससे मूलानुपाती सूत्र क्या निकला? NH3 ही निकला। यानी कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र समान भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मूलानुपाती सूत्र छोटा ही हो। ठीक है बच्चों, ये कंक्लूजन निकल सकता है। ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो उसमें भी ऐसे ही निकलेगा कि कार्बन तो कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। और इनका सरल अनुपात भी देखें तो सरल अनुपात भी यही है, क्या है? 1:2। तो इससे क्या मूलानुपाती सूत्र आएगा हमारे पास? CO2। यानी कि मूलानुपाती सूत्र और ये अणु सूत्र समान ही है। डिफरेंट वाले एग्जांपल देखें तो जैसे एथेन, एथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो वास्तविक अनुपात तो परमाणु का कितना हो गया? 2:6। और सरल अनुपात में देखें तो 2 का भाग दे देंगे, तो 2 में 2 का भाग दिए 1, 6 में 2 का दिए तो 3, यानी कि सरल अनुपात हो गया 1:3। और इससे मूलानुपाती सूत्र क्या निकला? CH3। यानी कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। सरल अनुपात देखें तो 6 का भाग दे देंगे, 1:2:1। तो उससे मूलानुपाती सूत्र क्या मिलेगा? CH2O। ऐसे ही सल्फर का देखें तो S8। अब वास्तविक अनुपात 8 और सरल अनुपात 8 का भाग दे देंगे तो 1, और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया? S। बेंजीन का भी हमने निकाल ही लिया है, CH। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? उसका मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र निकालने का एक प्रोसेस भी होता है, हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालें, है ना? तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? प्रतिशत संगठन की जरूरत पड़ेगी। प्रतिशत संगठन क्या होता है कि किसी भी अणु में या किसी भी पदार्थ में उपस्थित अलग अलग तत्वों का प्रतिशत, भार से प्रतिशत, कि हमारे पास 100 ग्राम कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में 1 से ज्यादा परमाणु हैं या तत्व हैं, तो उन तत्वों का अलग अलग प्रतिशत भार क्या कहलाता है? उसका संगठन, प्रतिशत संगठन कहलाता है। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एक अणु या यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा को कैसे निकाल सकते हैं? परमाणु की संख्या, यानी कि जिस परमाणु के लिए निकाल रहे हैं उस परमाणु की संख्या एक अणु में गुणा उस एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे उसका अणु भार का अगर भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा? उसका
प्रतिशत संगठन निकल जाएगा। और उसको किससे गुणा करना है? 100 से गुणा कर देना। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत संगठन हम निकाल लेंगे। और उस प्रतिशत संगठन से फिर हम क्या निकाल सकते हैं? उसका मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 5 स्टेप में उसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसका प्रतिशत भार निकाल लेंगे, उस तत्व का प्रतिशत भार निकाल लेंगे जो अभी संगठन हमने देखा। अब उस यौगिक के एक अणु में प्रतिशत भार हमें मिल गया है और उस प्रतिशत भार से हम क्या कर सकते हैं कि उस परमाणु की संख्या कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि भाई जैसे हम ले रहे हैं कोई भी एक पदार्थ ले ले, जैसे उसका फॉर्मूला है A2B। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई पदार्थ है। अब इस A का प्रतिशत आ जाएगा और B का प्रतिशत आ जाएगा, अलग अलग प्रतिशत संगठन आ जाएगा। अब हम क्या करें? हम ऐसे करें कि जो A का हमारे पास प्रतिशत संगठन है उसमें हम भाग दे दें A का परमाणु भार का, तो हमें A के परमाणु की संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे पास B का जो प्रतिशत भार है उसमें हम B के परमाणु भार का भाग दे दें तो उसमें B के परमाणु की संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, ऐसे करके प्रत्येक तत्व के प्रतिशत भार को इसके परमाणु भार से विभाजित करते हैं। इससे हम क्या मिल जाएगा? उसमें उपस्थित तत्वों का परमाणु अनुपात हमें मिल जाएगा। परमाणु अनुपात मिल जाएगा बच्चों। अब ये परमाणुओं का अनुपात तो मिल गया, लेकिन मूलानुपात सूत्र में तो हम क्या करते हैं? सरल अनुपात लेते हैं। तो सरल अनुपात लेने के लिए हम क्या करेंगे? किसी संख्या से भाग देंगे। जनरली क्या करके देखें हम, जो हमारे पास इसमें अलग अलग परमाणु की संख्या आई है उसमें जो सबसे छोटी संख्या आएगी उससे हम क्या कर देंगे? सभी संख्याओं को डिवाइड कर देंगे। जैसे हम माने, जैसे अभी हमने A2B लिया था, A2B ले लिया। अब A के परमाणु की संख्या हमारे पास 4 आ गई, B के परमाणु की संख्या हमारे पास 2 आ गई, यानी कि ये अनुपात आ गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या यानी कि जैसे ये B की संख्या कितनी है? 2, तो इन सबको हम क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 4/2 कितना आया? 2, और 2/2 कितना आया? 1। तो हमें सरल अनुपात मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले, अगर ये भिन्न में मिल रहा है, पूर्णांक में ना मिले, तो हम किसी भी सबसे छोटी संख्या से गुणा या भाग करके हम इसको निकटतम किस में बदल देंगे? सबसे छोटे वाले पूर्णांक में बदल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रत्येक तत्व के परमाणु अनुपात को न्यूनतम परमाणु अनुपात से विभाजित करने पर परमाणु का सरलतम अनुपात प्राप्त होता है। अगर ये भी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? यदि सरलतम परमाणु अनुपात का मान भिन्न में आता है तो उस भिन्न को नजदीकी पूर्णांक में बदल लेंगे उपयुक्त गुणांक से गुणा करके। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसके परमाणु का सरलतम अनुपात मिल जाएगा। और इस सरलतम अनुपात से हम क्या निकाल लेंगे? उसका मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ। अब ये हमने क्या निकाल लिया? मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र कितना दे दिया? C4H8O2। ब्यूटानोइक अम्ल का तत्व विश्लेषण करना है। क्या करना है? तत्व विश्लेषण करना है। तो तत्व विश्लेषण कैसे करेंगे? हम अलग अलग तत्वों का भार लेंगे और उसमें भाग दे देंगे किसका? इसके अणु द्रव्यमान का। तो सबसे पहले हमें इसका अणुभार निकालना है, यानी कि मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान या अणुभार की बात करें तो अणुभार कैसे निकालेंगे? अलग अलग परमाणुओं का भार जो है वो ऐड कर देंगे। अणुभार बराबर, जैसे कार्बन कितने हैं? 4 हैं, और कितना एक कार्बन का कितना है परमाणु भार? 12 है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 48 + 8 + 32, यानी कि हमारे पास आ गया ये 88। इसका अणुभार कितना आ गया? 88। अब कार्बन का भार हमें पता है कि भाई 4 कार्बन हैं, तो इस 4 कार्बन का टोटल भार हमें कितना मिल जाएगा? 4 × 12 कितना आ गया? 48। तो 48 में हम 88 का भाग दे देंगे तो किसका प्रतिशत मिल जाएगा? गुणा 100 से करके कार्बन का प्रतिशत। ऐसे हाइड्रोजन का ये भार है 8, इसमें हम 88 का भाग दे देंगे तो किसका प्रतिशत मिल जाएगा? 100 से गुणा करके
हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन का प्रतिशत। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना है 32, तो 32 में 88 से भाग देके और गुणा कर देंगे 100 से, तो किसका मिल जाएगा हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन मिल जाएगा। तो क्या किया हमने, कार्बन का प्रतिशत निकालने के लिए 4 गुणा 12 यानी कि कार्बन का द्रव्यमान बटे उसका कुल द्रव्यमान, और किससे गुणा कर दिया 100 से, कितना आ गया 54.5%। तो ये क्या मिल गया कार्बन। ऐसे ही हाइड्रोजन का कितना आ गया 8 गुणा 1 डिवाइडेड बाई 88 और उसको गुणा कर दिए 100 से, कितना आ गया 9.1%। ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 2 गुणा 16 क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, और उसमें भाग दे दिया 88 का और गुणा कर दिया 100 से, कितना आ गया 36.4%। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, अलग अलग तत्वों का संगठन ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक यौगिक में X बराबर 75.8% भार से प्रेजेंट है और Y कितना है 24.2% भार से प्रतिशत। इसमें उपस्थित X व Y के परमाणु का भार कितना है 24 तो है किसका X का और 16 है किसका Y का। तो हमें यौगिक का क्या ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। अब सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या निकालेंगे, भार तो दिया हुआ है। अब भार दिया हुआ है तो हम वो अभी जो 5 स्टेप पढ़ के आए उससे हम क्या निकालेंगे, हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसका कुल द्रव्यमान पता होना चाहिए। कुल द्रव्यमान कितना है, अगर हम X और Y को ऐड करेंगे परसेंट को तो 100 आ रहा है, कितना आ रहा है 75.8 प्लस 24.2, तो कितना आ रहा है कुल द्रव्यमान, तो कितना आ रहा है हम मान लेते हैं कि कुल द्रव्यमान उसका 100 ग्राम है। कितना है बच्चों 100 ग्राम है, क्योंकि हमने इनको ऐड करके देखा तो 100 आ रहा था तो हमने इसको 100 ही मान लिया, कितना भी मान सकते हैं हम। अब ये तो हो गया इसका कुल। अब हमें क्या करना था कि प्रतिशत भार में किसका भाग देना है, हमें प्रतिशत भार में उनके परमाणु के भार का भाग देना है, जिससे हमें परमाणु का अनुपात मिल जाएगा। और वो अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हम सबसे छोटे वाले अनुपात का सभी संख्याओं में भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, पहले X का परमाणुओं का अनुपात निकालें। तो X के परमाणुओं का अनुपात कितना है, X के परमाणुओं का अनुपात बराबर X कितना प्रतिशत है, X है हमारा 75.8 और X का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार है 24। ये हमारा आ रहा है लगभग 3.18 के आसपास हमारा आ रहा है। ये 3.1 इसको हम ले सकते हैं नियरली 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम Y के परमाणुओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो Y के परमाणुओं का अनुपात कितना आ जाएगा, Y के परमाणु का अनुपात बराबर कितना आ गया, Y कितना था हमारा, Y था हमारा 24.2 और Y का परमाणु भार कितना था 16 और ये कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है लगभग। अब सरल अनुपात में कैसे करेंगे, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1.5, तो 1.5 का भाग दे देंगे 3 में और इसमें, कितना आ गया 3/1.5 और अनुपात कितना आ गया 1.5/1.5। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया, इससे गया 2 बार और इससे गया 1 बार। तो सरल अनुपात परमाणु का कितना आ गया 2:1। इससे मूलानुपाती सूत्र कितना आ जाएगा बच्चों, X तो कितने हो गए 2 हो गए और Y कितने हो गए 1 हो गए, यानी कि इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया X2Y। मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या आ गया X2Y। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले, एक यौगिक जिसमें कार्बन तो कितना प्रतिशत है, 52.2% है, हाइड्रोजन कितना है 13% है, ऑक्सीजन कितना है 34.8% है। इस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है, इसने 92 दे रखा है। और अब हमें पूछ रहा है कि इसका आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। आणविक सूत्र ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मूलानुपाती इस प्रतिशत से किसका रिलेशन देगा, मूलानुपाती सूत्र का, तो मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे और मूलानुपाती सूत्र का फिर द्रव्यमान निकाल लेंगे हम। और वो n की जो संख्या थी कैसे निकाल रहे थे, उसके अणु भार में किसका भाग दे रहे थे, उसके मूलानुपाती सूत्र का। तो कोई संख्या आएगी और उस संख्या को फिर हम मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अणु सूत्र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, तत्व कार्बन है, कार्बन कितना है 52.2% है, हाइड्रोजन कितना है 13% है, ऑक्सीजन कितना है 24.8% है। ऐसे इसका परमाणु भार कार्बन का कितना है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। अब हम परमाणुओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। परमाणु का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें इसका भाग देके, इसमें इसका भाग देके और इसमें इसका भाग देकर। कितना आया, कार्बन का अनुपात आया 4.4, हाइड्रोजन का कितना आया 13, ऑक्सीजन का कितना आया 2.2। अब परमाणु का अनुपात हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करते थे, उनका सरल अनुपात लेते थे। सरल अनुपात के लिए हम क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या का भाग देते थे। सबसे छोटी संख्या क्या है 2.2, तो इसका भाग देंगे तो कार्बन में 4.4 में 2.2 का भाग दिया, कितना आया, कार्बन तो 2 आ गया। हाइड्रोजन कितने आ गए, लगभग 6 आ गए, और ऑक्सीजन कितने आए 1। यह हमें इसका क्या मिल गया, सरल अनुपात। अब सरल अनुपात मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र लिख देंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, कार्बन तो कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो क्या आ जाएगा, इसका मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा C2H6O। ये क्या आ गया, इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब इसका मूलानुपाती द्रव्यमान कितना आ जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का कितना है 2 × 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 6 × 1, ऑक्सीजन का कितना है 1 × 16, कुल कितना आ गया 46। अब n का मान कितना आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान कितना है 92 बट्टे इसका मूलानुपाती द्रव्यमान कितना है 46, कितना आ गया 2। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका अणु सूत्र आ जाएगा, जो कि क्या आया है C4H12O2। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे, और मूलानुपाती सूत्र से हम फिर अणु सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।